Hello everyone. Today I am going to discuss about observation, which is very important for normal life and for sociological study also. देखिए ऑब्जर्वेशन इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी चीज़ को आप अच्छे से जब तक ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे तो आप उसके एक्चुअल जो भी रिज़ल्ट होगा या जो वैलिडिटी होगी, रिलायबिलिटी होगी, वो नहीं आ पाएगी। तो हम शुरू करते हैं अपनी डेली लाइफ से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी भी डेली लाइफ में किसी से भी बात कर रहे हैं और अगर आप में ऑब्जर्वेशन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर क्या होगा, आप सामने वाले व्यक्ति को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगे कि वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो वो कह रहा है वो ही सच हो। आपको डेली लाइफ में भी ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि जो भी व्यक्ति बात कर रहा है उसका मीनिंग क्या है, उसके पीछे जो एटीट्यूड्स हैं वो क्या हैं, उसके मनोवृत्ति मनोभाव क्या हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी, तभी आप किसी व्यक्ति का सही से एनालिसिस कर पाते हैं। अदरवाइज़ आपको भी लाइफ में भी बहुत सारे धोखे मिल सकते हैं अगर आप किसी को चीज़ को या किसी व्यक्ति को अच्छे से ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं। सेम इसी तरह आप अगर सोशलॉजिकल साइंटिफिक स्टडी करना चाहते हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अच्छा सही डेटा नहीं मिल पाएगा। जैसे कि आप किसी गांव में रिसर्च करने के लिए जाते हैं और आप किसी से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो सिर्फ हाँ ना में आंसर कर रहा है तो ज़रूरी नहीं वो सच बता रहा हो। आपको उसके पीछे छुपे हुए रीजंस को भी देखना पड़ेगा कि क्या ये सच है जो ये बोल रहा है। तो आप में ऑब्जर्वेशन क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप ऑब्ज़र्व कर पाएंगे। एक बार गाँव वाले तो फिर भी सही से बोल सकते हैं, लेकिन आप सिटी में अगर जाते हैं स्टडी करने के लिए तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आप किसी भी रिस्पोंडेंट से अगर उसके डेली लाइफ से जुड़े हुए स्टेटस की बात करेंगे तो नॉर्मली वो सही बात नहीं बताते हैं पहले, जब तक वो आपको भली भांति जान नहीं पाते हैं। तो आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को आप सही से ऑब्ज़र्व कर पाएँ कि वो जो कह रहा है क्या वही सच है या फिर उसके पीछे कोई और रीज़न है। तो जब तक आप किसी भी व्यक्ति के पीछे छुपे हुए मनोभाव को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगे, आप में वो एबिलिटी वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी कि आप अपने रिसर्च को साइंटिफिक तरीके से रिलायबल बना पाएँ या वैलिडिटी ला पाएँ उसमें। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऑब्जर्वेशन क्वालिटी आप में बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसी तरह ऑब्जर्वेशन की कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे जब भी आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आपके सेंस ऑर्गन पूरी तरह काम करने चाहिए, हर तरह से आपके सेंस ऑर्गन एक्टिव होने चाहिए। दूसरा, आप पूरी तरह से वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, जिस भी आप काम में जा रहे हैं, जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करें। और आप आँखों और आप अपनी वाणी और कानों के बजाय अपनी आँखों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे मैं एक बहुत ही एग्जाम्पल अच्छा दे रही हूँ कि अगर आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं और आप सोच रहे हैं आँखों की कोई ज़रूरत नहीं, मैं देखती नहीं हूँ सिर्फ या देखता नहीं हूँ, सिर्फ इसको लेक्चर लगा के सुन लेते हैं, सोते सोते हम सिर्फ सुन लेंगे, मुझे समझ में आ जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं आप मेरी उस बात को उस वे में समझ पाएँ जिस वे में मैं कहना चाहती हूँ। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप वीडियो को देखते हुए जब अच्छे से समझेंगे तभी आप मेरे जो पीछे छुपे हुए मनोभाव हैं उसको समझ पाएंगे। जो भी मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ हो सकता है मैं किसी डायग्राम के माध्यम से बता रही हूँ, अगर आप सोते हुए देखेंगे तो उस डायग्राम को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप आँखों का प्रयोग ज़रूर करें। जब भी आप ऑब्जर्व करें किसी भी चीज़ को तो आप अपनी आँखों को अपने एकदम पूरे सेंस ऑर्गन के साथ वहीं पे लगाएं, उसके साथ कोई और काम ना करें, तभी आप अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो जो मैंने यहाँ पे बात बताई है कुछ ऐसी ही बात हमारे समाजशास्त्री भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है। तो मैं शुरू करती हूँ। पहले हमारे जो थिंकर हैं वो हैं मोज़र, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने सेम वैसी ही बात बोली है जैसी बात मैं आपको अभी बता रही थी। तो इन्होंने कहा अवलोकन में कानों और वाणी यानी बोलने की अपेक्षा नेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है या नेत्रों का प्रयोग करना चाहिए, आँखों का प्रयोग करना चाहिए। तो सेम वैसी बात हुई जो मैं आपको अभी बता रही थी। कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग करना चाहिए या नेत्रों के प्रयोग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ऐसी कुछ बात कौन कहता है? मोज़र कहते हैं अपने अवलोकन में। ठीक है, तो अवलोकन में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है। अब देखिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट कीवर्ड में इसलिए लिखती हूँ
क्योंकि कुछ बच्चों की पहले क्वेरी आ रही थी, उन्हें लॉन्ग डेफिनेशन लर्न नहीं हो पा रही थी या बुक्स नहीं लर्न हो पा रही थी या बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे होते थे, तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाता था। तो इसके लिए मैंने सोचा कि कुछ ट्राई करती हूँ, बच्चों को ऐसे शॉर्टकट में समझाती हूँ कि उनका कुछ बेनिफिट हो जाए, नेट JRF हो जाए, या अगर UG PG के स्टूडेंट हैं तो उनको अच्छे मार्क्स मिल जाएँ। उनके लिए मैंने ये कोशिश की है। मैंने यूट्यूब पे क्लासेस लेना स्टार्ट किया, अदरवाइज़ मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती थी, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाती थी। तो मैंने इसलिए सोचा कि आप अगर दूर दराज में कहीं रहते हैं या मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है, अगर वहाँ तक ये वीडियो पहुँच पा रही है और किसी को भी अगर बेनिफिट हो पा रहा है मेरी वीडियो से या मेरे लेक्चर से, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा और मेरी मेहनत सक्सेस होगी। तो इसलिए मैंने अलग से सोचा है कि कुछ अलग करके बताऊं या की पॉइंट में बताऊं, बिकॉज डेफिनेशन को लेकर वाकई में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सबने सेम बात बोली होती है और बहुत लॉन्ग डेफिनेशन होती है। उनको शॉर्टकट करके एक की पॉइंट में याद करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो सिर्फ मेरा फोकस इसी पे है कि आपको की पॉइंट में साइंटिफिक वे में नॉलेज प्रदान करना। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, गुड एंड हार्ट की है, जो बहुत ही एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अभी ये रिसेंटली प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछी गई है कई बार, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। गुड एंड हार्ट ने कहा जो विज्ञान है वो अवलोकन से शुरू होकर सत्यापन के लिए उसको अंततः ऑब्जर्वेशन अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है। तो इसमें ये लौटने की बात करते हैं, और कहाँ लौटना होता है, यहाँ ऑब्जर्वेशन में। तो विज्ञान कहाँ से शुरू होता है, अवलोकन से शुरू होता है, और उसके बाद सत्यापन के लिए फिर हम ऑब्जर्वेशन पे अवलोकन पे लौट के आते हैं। तो विज्ञान शुरू भी अवलोकन से होता है और सत्यापन के लिए लौट के भी हम ऑब्जर्वेशन पे अवलोकन पे आते हैं। तो लौटने की बात ऐसे करके आप करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और बहुत अच्छी बात ही कहते हैं, स्टार्टिंग भी अवलोकन से होगी और एंडिंग भी अवलोकन से होगी, सत्यापन भी अवलोकन से होगा। तो इसलिए आप अपनी डेली लाइफ में भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिए, दिन प्रतिदिन की व्यक्तियों की क्रियाओं को ऑब्जर्व करिए, तभी आप किसी को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे सामने वाला व्यक्ति जो भी कह रहा है वो सच है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो जो कह रहा है हो सकता है वो सच हो, पर जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, अपनी आंखों से ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक आपको बिलीव नहीं करना है। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन बहुत मस्ट है। और गुड एंड हार्ट की बात याद रखिएगा कि विज्ञान अवलोकन से शुरू होकर सत्यापन के लिए उसी पे लौटना होता है। तो ये दोनों डेफिनेशन मैंने इसलिए मेंशन की क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना एग्ज़ाम मुझे लगता है अधूरा है, कोई ना कोई तो पूछ ही लेता है। और बाकी डेफिनेशन अगर आपको लर्न करने तो आप बुक्स में देख सकते हैं, बहुत सारी लिखी हुई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स के बारे में। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने टाइप हैं? 3 टाइप है। पहला टाइप है हमारा कंट्रोल, उसके बाद अनकंट्रोल, और फिर है ग्रुप। तो इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहले हम कंट्रोल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोल का क्या मतलब है? कंट्रोल का मतलब है किसी भी घटना पर आपका पूरी तरह से कंट्रोल होगा। कोई भी इंसिडेंट है वो उसको हम एक कंट्रोल उसमें रखेंगे। जैसे केमिस्ट्री में हो गया, फिजिक्स में हो गया, कोई भी घटना का अगर वो अवलोकन करते हैं तो एक अपना प्रयोगशाला होती है, उसमें लैब में जाके टेस्ट करते हैं और उनका दायरा सीमित होता है कि हमको इसी में रिसर्च करना है, तो वो हो गया कंट्रोल। उसके बाद इसमें 2 तरह से कंट्रोल होता है, या तो आप घटना पे कंट्रोल करिए या तो व्यक्ति पे कंट्रोल करिए। व्यक्ति कौन होगा? अध्ययन करता होगा, जो भी रिसर्चर होगा उस पे आप कंट्रोल करिए। तो इस तरह से 2 चीज़ों पे कंट्रोल किया जाता है, एक घटना पर, एक अध्ययनकर्ता पे। तो जो भी हमारे रिसर्च साइंस में होते हैं, जैसे कि जो हम लैब में करते हैं, वो सारे हमारे कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में आते हैं। एक उसमें पर्टिकुलर हमारी सीमाएं तय होती हैं कि हम इसमें रहकर इसको ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इसका क्या इफेक्ट पड़ा, क्या कॉज रहे, तो उसमें जो भी एनालिसिस होगा वो हम वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो जब एक कंट्रोल उसमें रह के हम करते हैं तो वो हमारा हो जाता है कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, जिसमें 2 आते हैं। पहले हो गया घटना और फिर हो गया अध्ययनकर्ता। 2 चीज़ों पे कंट्रोल किया जाता है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंशन करना ज़रूरी थी ताकि आप डिफरेंस बना पाएँ। सोशियोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन।
अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन में देखिए क्या होता है। अनकंट्रोल इसके जस्ट अपोजिट होगा। जैसे आप किसी भी घटना पे कोई नियंत्रण नहीं लगा रहे हैं, आप एकदम फ्री होकर फील्ड में जाके अध्ययन कर रहे हैं, अपने हिसाब से आप वहाँ पे डेटा फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो हो गया अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन। आपके लिए कोई प्रयोगशाला नहीं है, कोई लैब नहीं, आप जाइए और अध्ययन करिए आइए, तो ये हो गया हमारा अनकंट्रोल। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने ये लिखी, जो अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन है उसको गुडे एंड हार्ट ने कहा है साधारण अवलोकन। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अलग है, अभी तक कहीं भी नहीं पूछा गया है और बहुत किसी भी बुक में मेंशन भी नहीं है, एक दो में होगा, तो मैंने ढूंढ के आपको लिखा है स्पेशली अलग से ताकि आप लर्न कर लीजिए। गुडे एंड हार्ट ने अनकंट्रोल अवलोकन को कहा है साधारण अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन को साधारण या सिंपल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और जहोदा एंड कुक हैं, उन्होंने अनकंट्रोल को कहा है अनस्ट्रक्चर्ड अवलोकन ऑब्जर्वेशन कहा है या असंरचित अवलोकन कहा है। तो आपको याद करना होगा अनकंट्रोल्ड में दो लोगों को, एक तो है आपके गुडे एंड हार्ट जिन्होंने कहा है अनकंट्रोल को साधारण अवलोकन, दूसरे हैं जहोदा एंड कुक जिन्होंने अनकंट्रोल को कहा है अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन या संरचित अवलोकन। तो ये दोनों ही क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। तो चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अनकंट्रोल कितने टाइप के होते हैं। जहां कंट्रोल 2 तरह के होते हैं वहीं अनकंट्रोल 3 तरह के होते हैं। पहला है हमारा पार्टिसिपेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी के लिए और एंथ्रोपोलॉजी के लिए। वैसे तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंथ्रोपोलॉजी में होता है, सोशियोलॉजी में बहुत ही रेयर होता है। अगर होता है तो पार्टिसिपेंट का मतलब है आपको वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, उन व्यक्तियों के साथ रह के उनके रहन सहन, तौर तरीके, रिचुअल सब कुछ देखना, फॉलो करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो ये पार्टिसिपेंट का मतलब है उन व्यक्तियों के साथ में रहकर अध्ययन करना जिनकी आप स्टडी करना चाहते हैं, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन आप अगर रहकर अध्ययन करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो एकदम अलग और एकदम रिलायबल रिज़ल्ट होता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी बात किसने की, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की जो व्याख्या की थी, सबसे पहले व्याख्या की थी, मैं यहाँ पे व्याख्या पे फोकस कर रही हूँ। व्याख्या किसने की? रॉबर्ट लिंडमैन ने। कौन सी ईयर में? 1924 में। कौन सी बुक में? सोशल डिस्कवरी में। रॉबर्ट लिंड ने 1924 में सोशल डिस्कवरी में सबसे पहले पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की व्याख्या की थी। लेकिन अगर हम ये कहें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड की को किसने यूज़ किया था, तो मेथड को सबसे पहले यूज़ किया था 1897 में फ्रेंच बुआस ने, देन 1898 में रिवर्स ने। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले व्याख्या किसने की? रॉबर्ट लिंडमैन ने 1924 में। सबसे पहले मेथड का किसने यूज़ किया? 1897 में फ्रेंच बुआस ने। सेकंड नंबर पे किसने किया यूज़ मेथड का? 1898 में रिवर्स ने। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लोग अभी नहीं पूछे गए, तो हो सकता है पूछे जाएँ। रॉबर्ट लिंड तो कई बार पूछा गया। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की जब भी बात होगी तो रॉबर्ट लिंड पहले आएंगे, ठीक है, 1924। और दूसरा है सोशल डिस्कवरी, इन्होंने इसमें व्याख्या की थी। अब हमें समझ में आ गया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, साथ में रहकर अध्ययन करना। अब देखते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसमें एक जॉन मेज हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है और सही बात भी बोली है द टूल्स ऑफ सोशल साइंस में। तो इनकी बुक है द टूल्स ऑफ सोशल साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें इन्होंने क्या बोला, जब हमारे हृदय की धड़कन, आपके हृदय की धड़कन या दूसरे ग्रुप के समूह से जो हृदय की धड़कन है उससे मैच हो जाए, तो इसका मतलब है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अच्छे से हो गया है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इन्होंने क्या बात कही है, हृदय की धड़कन को दूसरे के हृदय की धड़कन से मैच किया है, ठीक। तो यहाँ पे ये की पॉइंट है, हृदय की धड़कन की बात कौन करता है? जॉन मेज। देखिए कितनी अच्छी और इंटरेस्टिंग बात कहते हैं और कितनी अलग बात है जो कहीं किसी ने नहीं बोली है सोशियोलॉजी में। अगर हमारे हृदय की धड़कन आपके हृदय की धड़कन से मैच हो रही है, इसका मतलब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अच्छे से हुआ। तभी तो आप समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं या मेरी फीलिंग क्या है, या आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी फीलिंग क्या है। तो जब एक दूसरे के हृदय की धड़कन एक दूसरे के हृदय की धड़कन से मैच होगी तब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा।
का। तो जब भी आपको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना है तो क्या करना है, हृदय की धड़कन को दूसरे की हृदय की धड़कन से मिलाना है। ऐसी बात कौन कहता है, जॉन मेज। कौन सी बुक में, द टूल्स ऑफ सोशल साइंस में। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी और बहुत ही साइंटिफिक बात कही है जॉन मेज ने, तो आप इसको ज़रूर लर्न कर लें और इम्पॉर्टेंट भी है। अब जानते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का जो मेथड था उसका यूज़ हमारे और कौन कौन से सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने किया है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी शॉर्ट वीडियो में, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और अगर कोई नया है जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिए नया है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसमें है जॉन हॉवर्ड, उन्होंने कैदियों का अध्ययन किया था पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। मैलिनोव्स्की ने जो एग्रोनॉट जनजाति थी, ट्राइब थी, उसका अध्ययन किया था पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड से। वहाँ पे रह के 2 साल तक रह के इन्होंने इसका अध्ययन किया था। इसके अलावा लीपले और बूथ थे, उन्हें श्रमिक परिवारों का अध्ययन किया था पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड से। और जो रेमंड फर्थ हैं उन्होंने होबो कल्चर का अध्ययन किया था पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड से। और जो विलियम वाइट हैं उन्होंने जो सड़क पर रहने वाले व्यक्ति थे उनका अध्ययन किया था पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड से। तो ये इतने लोग हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ किया है। जॉन हॉवर्ड, मैलिनोव्स्की, लीपले बूथ, रेमंड फर्थ और ये वाइट, इतने लोगों ने अध्ययन किया। ये मैंने अलग से भी बताया तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अपने नॉन पार्टिसिपेंट पे। अब देखिए नॉन पार्टिसिपेंट क्या होता है। नॉन पार्टिसिपेंट में ये होता है कि हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हम पीछे से जाके या छुपके से ऑब्जर्वेशन करते हैं, पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते। सोशियोलॉजी में ज़्यादातर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया जाता है और एंथ्रोपोलॉजी में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो ये डिफरेंस है। यहाँ पर अगर कोई पूछ ले तो आपको बताना होगा कि एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम स्टडी करें तो उसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ज़्यादा यूज़ होता है, तो सोशियोलॉजी में नॉन पार्टिसिपेंट ज़्यादा यूज़ होता है। तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड का किसने सबसे पहले यूज़ किया, स्पीज और वुल्फ थे। उन्होंने क्या किया था, शीशे के पीछे से अध्ययन किया था। मैं लिख देती हूँ, शीशे के पीछे से जो नर्सरी क्लास के स्टूडेंट थे उनका अध्ययन किया था। डायरेक्टली इसलिए नहीं किया था, पास में जाते तो बच्चे हो सकता है डर जाते, उनकी वो क्वालिटी ना निखर के आती जो वो देखना चाहते थे। तो शीशे के पीछे छुप कर अध्ययन किए थे और बच्चों को ऑब्जर्व किए थे कि किस तरह से वो एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इस तरह से जब हम शीशे के पीछे से या डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करके इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं तो वो हो जाता है हमारा नॉन पार्टिसिपेंट। और इसमें थे स्पीज और वुल्फ, इन्होंने अध्ययन किया था। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वासी पार्टिसिपेंट के बारे में, जिसका मतलब है अर्ध सहभागी अवलोकन। तो क्वासी पार्टिसिपेंट में भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सबसे पहले यूज़ किसने किया था, गुडे एंड हार्ट ने किया था। सबसे पहले यूज़, फर्स्ट यूज़ किया था किसने किया था, गुडे एंड हार्ट ने किया था। मेरा मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, इंक ख़त्म हो रही है तो हम इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा अगर किसी को अच्छे से नहीं दिख रहा है तो क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का सबसे पहले यूज़ किसने किया, गुडे एंड हार्ट ने किया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं पूछा गया, नया क्वेश्चन है तो आप इसको लिख लीजिए, नहीं तो फिर आपको लॉस हो सकता है अगर ये पूछा गया तो। क्वासी पार्टिसिपेंट का यूज़ किसने किया, गुडे एंड हार्ट ने सबसे पहले। और इसके अलावा किसने किया है, लीपले एंड लिन ने भी इसका यूज़ किया है क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को, आई होप अच्छे से समझ में आ गया हो। क्वासी पार्टिसिपेंट में क्या होता है, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस तरह से करके अर्ध सहभागी अवलोकन करते हैं, पूरी तरह से साथ में नहीं रहते हैं। तो हमारा अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें 3 टाइप थे, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, क्वासी पार्टिसिपेंट, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हमने लाइन बाय लाइन अच्छे से समझने की कोशिश की है। अब आते हैं अपने लास्ट वाले पे, ग्रुप ऑब्जर्वेशन। ग्रुप ऑब्जर्वेशन तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की मानसिक दशाओं का अध्ययन करना हो या कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, जब एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता है। तो क्या होता है, कई लोग मिलकर या कई व्यक्ति मिलकर एक जगह का या एक चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तब हम उसे ग्रुप ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये क्योंकि बहुत ही खर्चीली विधि होती है तो एक व्यक्ति जो एक शोधकर्ता होता है वो इसको नहीं कर सकता है। तो इसका देख लेते हैं। सबसे पहले अध्ययन कब किया गया था, 1834 में किया गया था। इंग्लैंड में जो लोग रह रहे थे उनके मनोवृत्ति और व्यवहारों की दशाओं को जानने के लिए
1834 में इस विधि का यूज़ किया गया था ग्रुप ऑब्जर्वेशन का। उसके बाद 1944 में क्या किया गया, जो जैमका में लोग रह रहे थे उनकी स्थानीय दशाओं को जानने के लिए इसका यूज़ किया गया था, ग्रुप ऑब्जर्वेशन का यूज़ किया गया था 1944 में। तो इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया। 1834 इंग्लैंड और 1944 जैमका में स्थानीय दशाओं को जानने के लिए इसका यूज़ किया गया था। इसमें एक ये चीज़ है कि ये बहुत ही महंगी है, खर्चीली विधि है। तो आप ये नोट करने अगर पूछा जाएगा तो खर्चीली विधि कौन सी होगी, ये सबसे ज़्यादा खर्चीली विधि ग्रुप ऑब्जर्वेशन है। और ये किसके द्वारा यूज़ की जाती है, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति तो कर नहीं सकता, तो गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जो सरकारी और अर्ध सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संगठन होते हैं, उनके द्वारा इस मेथड का यूज़ किया जाता है, इस ऑब्जर्वेशन का यूज़ किया जाता है, ग्रुप ऑब्जर्वेशन का। और इसमें जो भी ऑब्जर्व करके फिर रिजल्ट निकाले जाते हैं। क्योंकि ये महंगी विधि है इसलिए इंडिविजुअल यूज़ नहीं करते हैं, ग्रुप में यूज़ होता है। तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, ये मिक्स मेथड में होता है। ये दोनों का कंट्रोल अनकंट्रोल दोनों विधियों का इसमें यूज़ करके तब बनाया जाता है। तो मुझे लग रहा है अच्छे से डिफरेंस भी समझ में आया होगा, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। जैसे कि एक बच्चे ने एक दिन सजेशन दिया था तो मुझे अच्छा लगा, आप भी सजेशन दे सकते हैं। अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आप नया समझना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। और हमने साइंटिफिक मेथड में ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट कर लिया है। हम नेक्स्ट थिंग को पढ़ेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और नई नई चीज़ों को सीखते रहिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।